एक लड़का था, उस लड़के को एक लड़की का हाथ मांगने के लिए कहा गया। उसने खुदा और कुरान का वास्ता भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़की का हाथ उसे नहीं दिया। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे बाबा विलेन है। बेटी जानती हो लड़का कौन था? लड़का तुम्हारा बाप। ख्वाबों में मिली फर्स्ट मेगा एपिसोड 9 नवंबर इतवार शाम 9 बजे। तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम्हारी और अहमद की लड़ाई हुई? अगर हमें जरनाब को हराना है तो उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म करना होगा। एक दोस्त होने के नाते मैं जरनाब का भरपूर साथ दूंगा। वो इस कंपनी को डसेगा और बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। इसका हल तक तो हम बाद में पहुंचे, लेकिन उससे पहले जरनाब को चाहिए कि वो अना के खौल में से निकल जाए। अगर किसी को वाकई में हेल्प करनी थी तो ये कंडीशन ना लगाते कि मैं वहां हूँ। थैंक यू फरहाद फॉर कमिंग, गुड टू सी यू। अगर हमें पता होता कि जरनाब तुम्हारी साली है तो हम ये कदम भी ना उठाते। मुझे उम्मीद है कि हम इस वक्त भी इस मामले को सलूशन तक ले जाएंगे। हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल ये मामला हल कर सकते। लेकिन तुम ये देखो ना कि बात कहां तक पहुंच चुकी है। मैंने जो भी कमाया है उसमें इज्जत सबसे ज्यादा अहम है। देखें वो कैसे गली गली घसीटी गई। पता है, मैंने एक दिन ख्वाब भी देखा, और क्या देखता हूं कि कुछ कुत्ते मेरे सफेद कुर्ते को चीड़ फाड़ कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मेरा मतलब है कि इतना जलील किया गया कि जहन बहुत परेशान रहा, इसीलिए ऐसे भयानक ख्वाब आने लगे। मैं समझ सकता हूँ रफी साहब, आपकी एक साख है और कोई भी मामूली एम्प्लॉय अगर इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो आप रुस्वा तो होंगे। परेशानी की तो बात बनेगी। रफी साहब का तो अपना मकाम है ही, लेकिन साथ साथ सी विजन एक क्रेडिबल फर्म है, और उसके ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालना मेरे हिसाब से बहुत छोटी हरकत थी। हाँ, तभी तो हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ताकि इस मामले को किसी न किसी तरीके से हम समेट सकें। माफी उन फोरम्स पे माफी जहां जहां हमारी तौहीन की गई है। और हमें क्या चाहिए? नथिंग, बट शी हैज टू अपोलोजाइज। ये जी मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, और इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जरनाब को एडमिट करना होगा कि उसकी सारी एलिगेशंस फॉल्स थी, बेसलेस थी, और कोई सच की बुनियाद के ऊपर नहीं थी। उसके अलावा 2-3 छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जरनाब कोई भी कंपेटिटर के साथ 2 साल तक नहीं काम कर सकती। टेक अ लुक। थैंक यू। और इसमें ये क्लॉज भी लिखा हुआ है कि जरनाब ने प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से मुझ पर सारे इल्जामात लगाए थे। जरनाब, हम सब तुम्हारे जवाब का वेट कर रहे हैं। मैं खामोश रह सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि सी विजन से मेरा मामला खत्म हो गया है। मैं 2 साल तक किसी भी कंपेटिटर एजेंसी के साथ काम ना करने पर वादा भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने झूठ कहा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब हकीकत में नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि अपनी इज्जत के बारे में आवाज उठाने पर मैं शर्मिंदा हूं। मैं ये नहीं कह सकती।
शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त क्या कह रही। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो इधर आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपने कहा था ये निगोशिएशन आखिरी हल है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना निगोशिएशन नहीं, तजलील है। वकील साहब, मैं तो कहता हूँ कि आपकी साली को 100 साल तक एक नल्ली के अंदर भी रखे ना, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। सीधा होने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। No, I will fight. I will fight now, even if it takes me to my grave. नाजिश, नाजिश, जी आपने बुलाया? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन की बदजुबानी, बदलिहाजी की वजह से मैं उसके दीवार में जलील होता फिरूं? तुम्हें पता है आज मुझे कितने लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है सिर्फ उसकी वजह से। और बहुत हो गई, अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें जरनाब से दूर रहना होगा, लेकिन तुम्हें आज इसी वक्त ये डिसाइड करना होगा, या तो ये घर या फिर जरनाब। समझी तुम? बात क्या हुई है मुझे बताएंगे? अपनी बहन से जाके पूछो। का मकसद ये था कि मैंने जो कुछ सहा है मैं दुनिया को बताऊं कि वो सब झूठ था। वो मैं खुद अपने हाथों से मारूं। फरहाद ने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे लगा था कि वो कोई दरमियान का रास्ता निकालेगा, दोनों से मिलके दोनों के मामलात को सुलझाने की कोशिश करेगा। आखिर क्या किया उसने? फरहाद, बाबा वहां तो सबकी शक्लें ही बदली हुई थी। रफी के सुधाए हुए घोड़े थे सब, और वो फरहाद वो उनमें से एक था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं इस लड़की से पहली मर्तबा मिला हूं। मानना पड़ेगा उसके अंदर खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जरनाब को हैंडल करना कोई आसान काम तो नहीं है। वो ना सिर्फ जिद्दी है बल्कि मुंह फट और पागल भी है। यू नो, इस किस्म के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सब कुछ देखते हुए पहले दिन ही मैंने आपसे कह दिया था कि नबील के लिए इतना डिफेंसिव होने की हमें जरूरत ही नहीं थी। अगर पहले दिन से ही हम उसको Listen to me, तरनाश। नबील किस किरदार का इंसान है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन वो हमारे लिए एक सोने की चिड़िया है और उसके पास जो क्लाइंट्स हैं वही उसकी सिक्योरिटी हैं। तुम एक काम करो, तुम फरहाद से बात करो कि वो ये केस ले ले। फरहाद से? फरहाद इस केस के लिए कैसे ठीक रहेगा? जरनाब का बहनोई है वो, और मुझे नहीं लगता कि वो इस केस को एक्सेप्ट करेगा। देखो, तुम फरहाद को अगर ज्यादा पैसा दोगी ना तो वो दिलो जान से ये केस लड़ेगा। एंड यू नो, उसके और जरनाब के दरमियान एक तनाव है जो मैंने महसूस किया है।
और मुझे नहीं लगता कि इनका आपस में ताल्लुक भी कोई अच्छा होगा। लेकिन फरहाद ही क्यों, ये नहीं समझ में आ रही मुझे। देखो, पहली वजह तो ये कि फरहाद से अच्छा हमें कोई लॉयर नहीं मिल सकता, और दूसरी वजह ये है कि फरहाद जरनाब को ज्यादा बेहतर समझता है। उसका हर कदम बहुत कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, बात करके देख सकती हूँ मैं। वंडरफुल। तुमने ठीक किया है, वो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ फरहाद के ताल्लुक और कंपनी पोजीशन के कंधों पे खड़े होकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। उन अकल के अंधों को यह अंदाजा नहीं है कि अगर यही सब कुछ करना था तो हम बहुत शुरू में कर लेते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो लोग खामोश रहेंगे। वो लोग अपने ताल्लुकात और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें बदनाम कर लेंगे, तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। लेकिन सच को दबाना इतना आसान नहीं। इसके अलावा उनके पास और है भी क्या? लेकिन अब कोई डर या खौफ नहीं है, दिल की बेचैनी है। जो होना है हो जाए। कम से कम मेरे दिल पे अब ये बोझ नहीं होगा कि मैंने अपने साथ होने वाली बेइज्जती के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तुम फिक्र ना करो, वो जो भी कर ले हम तैयार हैं। नाजिश का मैसेज है, कोई नंबर भेजा है, कह रही है कांटेक्ट करूं। ये तो बताया नहीं कि कौन है, नाम क्या है। तो फोन कर लो ना। हाँ। हेलो नाजिश। हाँ जारो, मैंने तुम्हें नुमान का नंबर भेज दिया, उसे कांटेक्ट कर लेना और जो भी पूछना हो उससे पूछ लेना, ठीक है? नाजिश, मैं जानता था तुम अपनी ढिठाई जरूर दिखाओगी। फरहाद, मैंने सिर्फ नुमान का नंबर दिया ताकि उसको कुछ हेल्प चाहिए तो वो। तुम दोनों बहनों की ज़मीर में ढिठाई है। नाजिश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उससे दूर रहो, बातचीत करना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। हेलो नाजिश। नाजिश, तुम ठीक हो? हेलो बाबा, मैं नाजिश के पास जा रही हूँ। वो और फरहाद झगड़ रहे हैं। झगड़ा? मगर क्यों? नाजिश ने मुझे किसी लॉयर का नंबर भेजा था, उसी बात पे फरहाद झगड़ा होगा और क्या। नाजिश ने तुम्हें बुलाया? नहीं बाबा, लेकिन वो मुश्किल में है, मुझे जाना चाहिए उसके पास। अगर उसने नहीं बुलाया तो ये उसका जाती मामला है। बाबा, नाजिश प्रॉब्लम में है। भाई, जब उसने हमें नहीं बुलाया हम नहीं जा सकते, बुलाएगी तो चले जाएंगे। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? इस घर के दरवाजे नाजिश के लिए हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन अगर उसने हमें नहीं बुलाया तो हम वहां नहीं जाएंगे। आप इतने मुतमईन कैसे हैं? वो मुश्किल में है बाबा, उसको हमारी जरूरत है इस वक्त। बेटा, मैं मुतमईन इसलिए हूं कि मैं नाजिश को जानता हूं। बहुत समझदार लड़की है वो हत्तल इम्कान कोशिश करेगी कि हर मामले को खुद सुलझा दे। अगर मसला उस हद तक पहुंच गया कि उस घर में रहना मुमकिन ना हुआ तो वो खुद फैसला कर लेगी। और अगर हम उसको जबरदस्ती यहाँ ले आए तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरा घर बच सकता था, हमने ऐसा होने नहीं दिया। समझी? आई नो माई डॉटर। अहमद, कम से कम इतना पूछने का तो हक रखती हूँ तुमसे कि अब आगे जिंदगी में क्या करोगे। भाई साहब ने सारी जिंदगी हमें पाला, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई थी, सुकून आ गया था मुझे कि चलो उनका
थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने तो वो भी छोड़ दी। अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कुछ जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि जल्द कहीं से कॉल आ जाएगी। इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस मैं ये नहीं चाहती बेटा कि तुम अपनी जिंदगी को किसी ऐसे मकसद के लिए बर्बाद कर दो जो कल को तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक हो चाय। चाय, थैंक यू। आप भी पिए ना। राबिया तुम इस वक्त यहाँ? हाँ मुझे काम था जरा, तो मैंने सोचा कि मैं मिशी को आंटी के पास छोड़ दूं। फरहाद मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक्चुअली आई एम सीइंग समवन। मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने शादी का फैसला कर लिया है और तुराब एक अच्छे इंसान है और उन्हें मिशी से भी कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं ना कि मिशी किसी भी गैर मर्द के घर में नहीं पलेगी। तो तुमने उसे अपने घर में भी कहाँ रहने दिया? तो किसने कहा था कि घर छोड़ के जाओ? तुम अच्छी तरह जानते हो तो कि तुम क्या कह रहे हो। खैर मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आई, मैं बस ये कहने आई थी कि देखो तुम जो भी कहने आई थी मैंने उसका जवाब तुम्हें दे दिया। और मैं तुम्हें एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर तो तुमने वो सब किया जो तुम आज तक करती आई हो तो ये बात समझ लो कि मैं अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहा हूं। तो क्या करोगे तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फरहाद तुमने मिशी को कभी कबूल किया ही नहीं और अब अचानक से इस तरह से। तो किसने कहा कि मैंने कबूल नहीं किया? तुमने अपना घर अपनी हरकतों की वजह से खराब किया। क्या मैंने अपनी हरकतों की वजह से? हाँ तुम हर वक्त मुझे प्रोवोक करती रहती हो। तुम्हें पता है कि मेरा इख्तियार अपने गुस्से पे नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा वो काम करना होता है जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम जाए। ओह तो तुम कोई एक बात बताओ ना जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग नहीं घूमता। मैंने हमेशा कोशिश की, तुम्हारे ताने सहे, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की मैंने, लेकिन आगे जाके मुझे समझ आ गई कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। तुम्हें कभी कोई खुश कर ही नहीं सकता। तुम तो कर सकती थी ना, तुम ही तो थी जो मुझे संभाल सकती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी राबिया, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जगह जरूर है। तुमने सिर्फ मुझे छोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। मैं फिर दोबारा अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाया। राबिया मेरी तरफ देखो, मैं जिस तरह किसी का होकर भी किसी का नहीं हो पाया, उसी तरह याद रखना तुम भी किसी की नहीं हो पाओगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर तुम फैसला कर चुकी हो तो फिर कर लो, कदम उठाकर देख लो। बी माई गेस्ट। अगर हम उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना जरूरी है। कोई ऑडियो, वीडियो, ईमेल्स, कुछ भी ऐसा जो हम उनके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सकें। ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बातों, रवैयों और हालात की बुनियाद पर था, कभी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हो सका। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? एक सूरत है, उन लोगों से मिला जाए जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है, और उन्हें इस बात पे राजी किया जाए कि वो आपका साथ दें। क्योंकि अगर हम पब्लिक नैरेटिव बदल सके तो
कानूनी अमल में मदद मिल सके। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा। लोग सच के साथ खड़े होने से डरते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात कर लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई आपका साथ देने को तैयार हो जाए। वैसे बात करके देख सकते हैं, और मैं भी कोर्ट में गवाही दे सकता हूँ। बहुत से वाकयात मेरे सामने हुए। लेकिन तुम्हारी गवाही को उस तरह से नहीं देखा जाएगा। यही कहा जाएगा कि तुम्हारी मुझसे दोस्ती की बिना पर तुम ऐसे बोल रहे हो, और वैसे भी तुम रिजाइन कर चुके हो कंपनी से। जरनाब ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के सामने भी ये वाकयात हुए हैं उनका टेस्टिमनी बहुत अहमियत रखता है। ये कम या ज्यादा वाला मामला नहीं है। आपके पास कुछ तो ग्राउंड्स होने चाहिए ना, जिसकी बुनियाद पे आप कोर्ट में केस को फेस कर सकें। ठीक है, मैं कुछ कॉलीग से बात करके देखती हूँ। मैम, तुमने कल का सीन मिस कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? अरे वो टेडी है ना। कौन टेडी? यार वो फोटो प्रिंट वाले का छोटा बेटा टेडी, जो फॉरेन से हीरो के साथ। समझ आ गया कौन टेडी। क्यों, क्या हुआ उसके साथ? उससे ना मैं कल अपने नोट्स प्रिंट करवाने गई, तो जब उसने मुझे नोट्स दिए तो मैंने बोला ये क्या किया तुमने? बेचारा डर गया। बोलता है क्या हुआ? मैंने बोला तुमने नोट्स मुझे उल्टे पकड़ा दिए। तो नोट्स लेके कहता है ये सीधे तो है। फिर मैंने उसको वापस दिए। मैंने बोला ये देखो उल्टे नोट्स हैं। उल्टे नोट्स दे दिए मतलब क्या? यार उसने ना मुझे नोट्स अपसाइड डाउन दिए थे तो सीधे ही, बट वो पागल है, मान गया। झूठ बोल रही है ये। तुम खुद सोचो को इतना डम कैसे हो सकता है? अरे वो है इतना डम। उसने मुझसे जब पैसे मांगे तो मैंने उसको बोला पागल हो गया, उल्टे नोट्स के पैसे कौन देता है? मान गया वो। हाँ। जी भाई जी, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। ओके ओके। वैसे राहील, तुमने अभी तक हम दोनों को अपने भाई से नहीं मिलवाया। तुमने कभी कहा ही नहीं। वैसे भी भाई घर पे बहुत कम होते हैं। हम अगर वीकेंड पे होते हैं घर पे, तो तुम दोनों एक काम करो, अगले वीकेंड मेरे घर आ जाओ। हम क्या उनके दर्शन करने आएंगे? भाई पिज्जा वगैरह मंगवाओ, हम तो सिर्फ तभी आएंगे। चलो डन, अगले वीकेंड फिर मेरे घर। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन अभी घर में जिस तरह की टेंशन है ना, मेरा बिल्कुल भी ये पार्टी वगैरह का दिल नहीं चाह रहा। मैं नहीं आ सकती। माहम, तुम खुद ही तो कहती हो बुरे वक्त को अच्छा बनाना जरूरी हो जाता है। आई नो, मगर कुछ नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? बस अगले वीकेंड तुम लोग मेरे घर आ रहे हो। यस डन। कौन सा पिज्जा खिलाओगे? चलो जाओ मेरी चंदा, आप होमवर्क कर लो। ओके। मैं फ्री होकर आती हूँ। She's adorable, माशाल्लाह। सिमा, दरअसल हम यहाँ इसलिए आए थे कि तुम जानती तो हो सिविजन और मेरा क्या मामला चल रहा है। हाँ, मगर तुम्हें पता है मैं शुरू से इन बातों में नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन सिमा, तुम जानती हो कि नबील किस किस तरह की बातें करता था। अगर तुम... वो तो नबील की आदत है, सभी को उठते बैठते कुछ ना कुछ कहता रहता है। एग्जैक्टली, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कोर्ट में हमारा साथ दो। तुम भी तो जरनाब का साथ दे रहे थे, तुम्हें तो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने नहीं निकाला, मैंने रिजाइन किया है। वो चाह रहे थे कि झूठ में मैं उनका साथ दूं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। देखो अहमद, तुम्हें शायद घर बार की फिक्र ना हो, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, ना घर वालों का सपोर्ट है ना शौहर का। अगर मैं जरनाब के साथ के लिए जॉब छोड़ भी दिया तो मैं क्या करूँगी? अपनी बच्ची का पेट कैसे पालूंगी? उसको स्कूलिंग का क्या होगा? अगर मैं इधर उधर ख्वारी करके जॉब देख भी लूँ, तब तक मैं और मेरी बच्ची क्या करेंगे? सिमाब, तुम जानती हो अहमद क्या क्या कह देता था। कई बार तो तुम्हारे सामने भी उससे किस तरह की बातें की हैं। तुम मुझे खुद बताओ, क्या वो सब बातें बर्दाश्त की जा सकती हैं? किया होगा, मुझे याद नहीं। मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगी। तुम्हारा साथ देने का मतलब है जॉब से हाथ धो बैठो। प्लीज जरनाब, आइंदा मेरे घर मत आना।
मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। ये लिए भाईजान आपकी चाय। शुक्रिया। क्या बात है परी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या बताऊं भाईजान, आप जानते हैं ना मैं बहुत परेशान हूं। अहमद की वजह से। आपको सब तो मालूम है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। बात क्या है? अरे भाईजान, वो उस लड़की की वजह से ना सारा सारा दिन गायब रहता है, और उसी की वजह से अहमद ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। और मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ तो आगे से ऐसे जवाब देता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या समझाऊं मैं उसे? बच्चा तो है नहीं वो। सच्ची बात तो ये है कि शुक्र है कि सारा मामला पहले ही खुलकर सामने आ गया। कितनी ख्वाहिश थी ना मुझे कि फरा मेरी बहू बने, लेकिन इस लड़के ने ना तो मेरी ख्वाहिश का मान रखा और ना ही आपका कोई लिहाज किया। पागल मत बनो फरी। इस वक्त वो लिहाज और मुरव्वत में हमारी बात मान भी लेता, पर आगे चल के दोनों की जिंदगी जो है वो अजाब बन जाती। फिर ऐसे मामलों में बेहतर यही होता है कि बच्चे अपने फैसले खुद करें। आप मेरी बात याद रखिएगा भाईजान कि लड़की अपने मतलब की वजह से इसे इस्तेमाल कर रही है। अरे कल को उसका मतलब निकल जाएगा तो छोड़ देगी इसे, फिर ये कहीं का नहीं रहेगा। आप देखिएगा। वक्त आएगा, देखी जाएगी। फिल वक्त तुम अहमद को उसके हाल पर छोड़ दो, यही बेहतर है। ठीक है? मैंने कोशिश की थी कि सिमाम हमारा साथ दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कोई भी हमारा साथ देगा। हर कोई जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे पता चला है कि सी विजन अपने एम्प्लॉयज को वक्त से पहले बोनस और दूसरे इंसेंटिव्स दे रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए। इस सारे मामले को वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, हर बड़ी कंपनी अपनी रेपुटेशन के लिए सब कुछ करेगी। मैं रफ़ी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। सी विजन का एक नाम है और वो हर हद तक जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? सच पूछें तो डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, और मुझे सुलह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। सुलह की जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ। जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी आपके आंख में जाता दिखाई नहीं देता। आप ये केस लड़ सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरी फर्म ये केस लेगी, क्योंकि हम लोग भी कुछ ग्राउंड्स देखकर ही केस लेते हैं, और रफी साहब हमारे पुराने क्लाइंट रहे हैं और फरहाद साहब उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। वो तो मैं जानती हूँ। आप किसी अच्छे लॉयर का रेफरेंस दे सकते हैं। जी, मैं अच्छे लॉयर्स का रेफरेंस आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा लॉयर इस केस में कूदेगा। इसमें ऐसा क्या है?
जब अवाम एक लड़की को नाचते हुए देखेगी जो कि द मिस जरनाब है, तो क्या सोचेंगे उसके बाद? ऐसा अक्सर होता है हमारे माशरे में, पार्टीज, फंक्शंस, थोड़ा बहुत नाच तो चलता ही है। तुम्हारा मुद्दा क्या है? ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन देखने वाली अवाम के लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बस मौका चाहिए होता है किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। बात अगर लड़की के कैरेक्टर की हो तो बात बहुत दूर तक जाती है। खैर, इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि तुम इस वीडियो को पब्लिक नहीं करो। हाँ, अभी तो नहीं करूंगा, बस मौके की तलाश में। फिर देखना कि ये क्या गुल खिलाती है। नाजिश, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? फरहाद ने फोन ले लिया मेरा, अपने पास रख लिया। मैंने फोन पर सुना था तुम लोग झगड़ रहे थे और अब उसने तुम्हारा फोन ले लिया है। ये हो क्या रहा है? उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए उसने मुझे मना किया ना तुमसे बात करूं और ना मिलूं। और तुम मान गई? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मान जाऊंगी? मैं बस इंतजार कर रही हूँ उसका गुस्सा थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तब तक मैं अवॉइड कर रही हूँ। तुम्हें कुछ आइडिया भी है नाजिश, तुम क्या थी और क्या बनती जा रही हो? हाँ नाजिश, जो महमूद साहब की तरबियत में कमी रह गई है वो तुम जनाब से ले लो। अपना घर खुश नहीं देखना चाहती तो आखिर क्या बनती जा रही है तुम? हमारे बाबा ने हमारी तरबियत तो बहुत अच्छी की है, अलबत्ता आप कदम कदम पर। अच्छा, मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो और लोग होंगे जो तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करते होंगे और सुनते भी होंगे। मैं सिर्फ देखने आई थी कि तुम ठीक हो यहाँ। वो बिल्कुल ठीक है, और हमारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम हमसे दूर रहो, समझी? मैं अपनी बहन से और वो मुझसे किसी के हुक्म के बावजूद मिल सकती है। तुमसे जितना कहा है ना तुम उतना करो। तुम यहां से जा सकती हो इस वक्त।
कौन है भाई? पता नहीं बाबा, कोई बहुत देर से बैल बजा रहा है। तो मैं देखता हूँ। अरे बजाए चला जा रहा है, चलो यही रुको। ध्यान से।